हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है लेखांकन के सैद्धांतिक आधार, यानी कि थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। और इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो हम पढ़ेंगे लेखांकन के सिद्धांतों के बारे में, यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, लेखांकन के मानक यानी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, लेखांकन की प्रक्रिया यानी कि अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में, लेखांकन की प्रणालियां यानी कि अकाउंटिंग सिस्टम्स के बारे में, और लेखांकन के आधार यानी कि अकाउंटिंग के बेसिस के बारे में। और मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमारे फर्स्ट ग्रेड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी में से ही पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखिए, हमको थ्योरी पर कमांड करना बहुत ज़रूरी है। तो इस चैप्टर को जो है हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में से पूछे जाएंगे। और सेकेंड पार्ट में हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस, सिस्टम्स और बेसिस को, और इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस बनने की जो है पूरी पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर के अंदर से। तो ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। और यदि मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कहूँ कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं, यानी कि अगर मैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में आपको बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूं, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो ध्यान से पहले यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद में इसको रीड करूँगा। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक्चुअल में रूल्स या फिर हम कह सकते हैं दिशा निर्देश, यानी कि क्या है, डायरेक्शंस हैं। यानी कि ऐसे रूल्स और डायरेक्शंस जिनको सभी ऑर्गेनाइजेशंस को अकाउंटिंग प्रोसेस के लिए फॉलो करना पड़ता है। यानी कि मैंने कुछ ऐसे नियम और दिशा निर्देश बना रखे हैं जो सभी को मानने हैं। तो उसी तरीके से क्या है कि अकाउंटिंग के भी कुछ ऐसे नियम हैं, ऐसे दिशा निर्देश हैं जो अकाउंटिंग करने वाली हर ऑर्गेनाइजेशन को क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम इसको फॉलो क्यों करें, हम अपने हिसाब से अकाउंटिंग क्यों नहीं कर सकते। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भाई आखिर ये रूल्स और जो डायरेक्शंस हैं ये हर ऑर्गेनाइजेशन को क्यों फॉलो करना ज़रूरी है। यानी कि अकाउंटिंग के रूल्स को, अकाउंटिंग के डायरेक्शंस को हर ऑर्गेनाइजेशन को, जो भी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग करती है उसको क्यों मानने चाहिए। भाई वो मानना इसीलिए ज़रूरी है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग के अंदर इन रूल्स और डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करेगी तो उनकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से मैच नहीं होगी। तो अकाउंटिंग के थ्रू प्रोवाइड कराई जाने वाली इंफॉर्मेशंस के अंदर एक रूपता यानी कि सिमिलैरिटी और तुलनीयता यानी कि कंपेयरबिलिटी बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग को फॉलो कर रही है उनको उन रूल्स और डायरेक्शंस को मानना चाहिए। अगर वो रूल्स और डायरेक्शंस को नहीं मानेगी तो उनकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर ये 2 क्वालिटी नहीं होगी। और कल भी अपन लोगों ने पढ़ा था कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशंस जो यूज़र्स को प्रोवाइड कराई जाती है उनके अंदर 4 क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। पहली क्वालिटी अपन ने पढ़ी थी कि वो उनमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, फिर उनमें तुलनीयता होनी चाहिए, प्रासंगिकता होनी चाहिए, बोधगम्यता होनी चाहिए। और अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसके थ्रू प्रोवाइड कराई जाने वाली इंफॉर्मेशन में ये चारों क्वालिटी हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना
जरूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन को इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है जो भी अकाउंटिंग को अपना रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेखांकन क्या है, व्यवसाय की भाषा है। भाई जिस प्रकार हम अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं, उसी प्रकार व्यवसाय भी अपने विचारों को कैसे व्यक्त करता है, लेखांकन के माध्यम से व्यक्त करता है। जिस प्रकार भाषा हमारे विचारों को अभिव्यक्त करती है, उसी प्रकार लेखांकन भी व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की क्या करता है, अभिव्यक्ति करता है। लेखांकन द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर इसके आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता निर्णय लेते हैं। अतः लेखांकन द्वारा उपलब्ध की जाने वाली सूचनाओं में एक रूपता होनी चाहिए, और यह तभी संभव है जब लेखांकन के कोई सिद्धांत हों। देखो इन्होंने खुद ने ही यहाँ पर लिखकर दे दिया कि यदि आप चाहते हो कि लेखांकन के थ्रू जो भी सूचनाएं आप उपयोगकर्ताओं को दे रहे हो, चाहे वो इंटरनल यूज़र्स हों चाहे वो एक्सटर्नल यूज़र्स हों, उनको जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो वो इंफॉर्मेशन क्या हो उसमें सिमिलैरिटी हो, तो आपको लेखांकन के यानी कि अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसके अंदर सिमिलैरिटी नहीं होगी, तो उसके ऊपर क्या है कि यूज़र्स जो हैं बिलीव नहीं करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को सिमिलैरिटी के लिए और कंपेयरबिलिटी के लिए फॉलो करना क्या होता है, बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर अपन ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लिया कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वो रूल्स हैं, वो डायरेक्शन हैं जो हमको अकाउंटिंग प्रोसेस में फॉलो करने पड़ते हैं, और यदि हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो हमारी अकाउंटिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशंस यूज़र्स को प्रोवाइड कराई जाती है उसमें सिमिलैरिटी रहती है, कंपेयरबिलिटी रहती है, रिलेवेंसी रहती है ना। तो बहुत सारी क्वालिटीज़ जो हैं हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाती है, और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर इन प्रिंसिपल्स को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अब ये प्रिंसिपल्स के बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। किताबों के अंदर क्या है कि कई जगह तो लिखा गया है सिद्धांत, क्या लिखा गया है, कई जगह लिखा गया है सिद्धांत, ध्यान से समझना। कई किताबों के अंदर लिखा गया है लेखांकन के सिद्धांत, कई किताबों में लिखा गया है लेखांकन की मान्यताएं, कई किताबों के अंदर लिखा गया है लेखांकन की अवधारणाएं, कई किताबों के अंदर लिखा गया है लेखांकन की संकल्पनाएं। क्या लिखा गया है, संकल्पनाएं। तो इन सब का मतलब क्या है, एक ही है। अगर मैं लेखांकन के सिद्धांत क्या हूँ, लेखांकन की मान्यता क्या हूँ, लेखांकन की अवधारणा क्या हूँ, लेखांकन की संकल्पना क्या हूँ, तो इन चारों वर्ड्स का मतलब क्या है, एक ही है। तो ये आपको एग्ज़ाम में कंफ्यूज नहीं होना है, और आपको ये भी नहीं होना कि यार सर ने तो लेखांकन के सिद्धांत पढ़ाए, यार ये लेखांकन की मान्यताएं क्या होती है, यार ये लेखांकन की अवधारणाएं क्या होती हैं, या लेखांकन की संकल्पनाएं क्या होती है। तो इन चारों का मतलब क्या है, एक ही है। आप सिद्धांत कहो, मान्यता कहो, संकल्पना कहो, अवधारणा कहो, इन चारों वर्ड का मतलब क्या है, एक ही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, सिद्धांत, अवधारणा, मान्यता, संकल्पना ये फॉलो क्यों की जाती हैं। हम अकाउंटिंग करते समय लेखांकन के सिद्धांतों को क्यों अपनाते हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ दो कारण हैं। एक तो हमारे थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जा रही है वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस की इंफॉर्मेशन से मैच करे, यानी कि हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और उसकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिमिलर हो, यानी कि ताकि जो भी यूज़र्स हैं वो उसको समझ सकें और कंपेयर कर सकें।
ठीक है ना। इसीलिए हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर सिद्धांत, मान्यताएं, अवधारणाएं, संकल्पनाएं ये अलग अलग होती हैं क्या। इन चारों वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो एग्ज़ाम में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए सबसे पहले जो भी लेखांकन का सिद्धांत अपन पढ़ रहे हैं वो क्या है, अस्तित्व संकल्पना। अब देखो यहाँ पर मैंने संकल्पना लिखा है और आप कहोगे कि सर आप तो सिद्धांत पढ़ा रहे हो। तो मैंने कहा कि इन चारों वर्ड का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। तो इसको अस्तित्व सिद्धांत क्या हो, अस्तित्व मान्यता क्या हो, अस्तित्व अवधारणा क्या हो, अस्तित्व संकल्पना क्या हो, बात क्या है, एक ही है। तो और इंग्लिश के अंदर समझोगे तो वो बहुत ही ईजी है। तो देखिए अस्तित्व संकल्पना को अपन कहते हैं एंटिटी कंसेप्ट। क्या कहते हैं, एंटिटी कंसेप्ट। और एग्ज़ाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या आ सकता है इसको अपन डिस्कस करते हैं। और ये अस्तित्व संकल्पना होती क्या है, तो देखिए इस संकल्पना के अंतर्गत व्यवसाय तथा व्यवसाय के स्वामी का जो अस्तित्व है वो क्या माना जाता है, पृथक माना जाता है। तो पहला क्वेश्चन एग्जाम में यही बन गया कि कौन सी अवधारणा के अनुसार या मान्यता के अनुसार व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी का जो अस्तित्व है, जो एंटिटी है वो अलग मानी जाती है। तो वो है एंटिटी कंसेप्ट। एंटिटी कंसेप्ट व्यवसाय और व्यवसाय के स्वामी को अलग अलग मानने के लिए कहता है। इसीलिए तो अपन क्या करते हैं, व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में जो भी पूंजी लगाता है, यानी कि बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी कैपिटल लगाता है उस कैपिटल से वो बिजनेस का क्रेडिटर कहलाता है। इसीलिए कैपिटल को हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रखते हैं। ये इसी संकल्पना के अनुसार हम करते हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट ये कहता है कि भाई बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है, यानी कि दोनों की एंटिटी क्या है, अलग अलग है। व्यवसाय में व्यवसाय के स्वामी को उसके द्वारा विनियोजित पूंजी यानी कि इन्वेस्टेड कैपिटल की राशि से लेनदार माना जाता है। देखो लिखा हुआ आ गया। इसी संकल्पना के कारण व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय के अंदर जो भी कैपिटल इन्वेस्ट करता है उस कैपिटल से वो क्या कहलाता है, बिजनेस का क्रेडिटर माना जाता है, यानी कि बिजनेस को उसको पैसे चुकाने हैं। और अपन ने कल ही डिस्कस किया था कि कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी के अंदर काउंट की जाती है, क्योंकि भाई बिजनेस और बिजनेस का ओनर इन दोनों की एंटिटी क्या है, अलग अलग है। बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी पैसे लेकर आएगा उस अमाउंट से वो बिजनेस का क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। पूंजी को चिट्ठे के दायित्व पक्ष यानी कि लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया कि कैपिटल को बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, तो एंटिटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिखाया जाता है। व्यवसाय के स्वामी द्वारा व्यक्तिगत उपयोग के लिए धन निकालने पर पूंजी को घटाया जाता है, यानी कि ड्राइंग्स को, किसको, ड्राइंग्स को हम क्या करते हैं, कैपिटल में से क्या करते हैं, लेस करते हैं। ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करते हैं, वो इसी कंसेप्ट के कारण करते हैं। पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसी संकल्पना के अनुसार दिया जाता है, यानी कि व्यवसाय के स्वामी को उसकी कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इसी कंसेप्ट के कारण दिया जाता है। तथा आहरण यानी कि आहरण पर ब्याज इसी संकल्पना के अनुसार चार्ज किया जाता है, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसी कंसेप्ट के कारण क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो बहुत ही शॉर्ट में समझो
अगर मैं आप लोगों से बात करूं एंटिटी कंसेप्ट, किसकी बात करूं? एंटिटी कंसेप्ट, तो आप इसको कैसे याद करोगे? इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आपसे पूछा जा सकता है, इस पर आप लोगों को कंसंट्रेट होना है। पहली बात तो एंटिटी कंसेप्ट जो है इसका क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, वो कहता है कि भाई, ये कहता है कि बिजनेस और बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस ओनर जो है, ये दोनों क्या हैं? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग हैं। ध्यान रखना, कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से? ये दोनों अकाउंटिंग, लेकिन लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं है। कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से अलग हैं? अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉइंट ऑफ व्यू से अलग एंटिटी हैं, यानी कि इन दोनों का अस्तित्व अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? अलग है। ये अलग है और ये अलग है। ये एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्सन है और ये एक तरीके से नेचुरल पर्सन है, यानी कि इन दोनों की एंटिटी क्या है? अलग अलग है। अब ये दोनों, ये जो कंसेप्ट है ये इन दोनों को क्या करता है? अलग अलग मानता है। अब बिजनेस का जो ओनर है वो बिजनेस को क्या देता है? बिजनेस का ओनर बिजनेस को देता है कैपिटल। क्या देता है? कैपिटल। अब जब भी बिजनेस इन फ्यूचर वाइंड अप होगा, अपने आप को क्लोज करेगा, तो उसको ये कैपिटल बिजनेस के ओनर को क्या करनी पड़ेगी? वापस रिटर्न करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न करनी पड़ेगी। यानी कि बिजनेस इसको कब लौटाएगा? जब भी बिजनेस को बंद किया जाएगा तो बिजनेस को ये कैपिटल जो है बिजनेस के ओनर को क्या करनी पड़ेगी? रिटर्न करनी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करते हैं? कैपिटल को क्या करते हैं? लायबिलिटी मानते हैं। और लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी मानते हैं? इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। क्या मानते हैं? इंटरनल लायबिलिटी मानते हैं। तो पहला क्वेश्चन यही बन गया। इसीलिए हम कैपिटल को क्या करते हैं? बैलेंस शीट की किस साइड में दिखाते हैं? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। इसी कंसेप्ट के कारण हम कैपिटल पर क्या करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, क्योंकि भाई एक तरीके से बिजनेस के ओनर ने बिजनेस को पैसा क्या दिया है? उधार दिया है। इसीलिए कैपिटल के ऊपर क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी पैसे बिजनेस से निकालता है, तो बिजनेस इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ड्राइंग्स को क्या किया जाता है? ड्राइंग्स को लेस किया जाता है ना। और ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? एक्सपेंस माना जाता है, क्योंकि बिजनेस जो है ओनर को उसकी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, तो बिजनेस के लिए ये एक्सपेंस है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम पीएनएल की किस साइड में दिखाते हैं? इनकम साइड में दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? क्योंकि भाई यहाँ पर बिजनेस जो है ओनर से इंटरेस्ट ले रहा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम मानी जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सपेंस माना जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है। तो एंटिटी कंसेप्ट जो है, एंटिटी कंसेप्ट के जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं, ऐसी कौन सा कंसेप्ट है जो बिजनेस और बिजनेस के ओनर को क्या करता है? अलग अलग मानता है। तो एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस के अंदर कैपिटल को लायबिलिटी कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग माना जाता है? एंटिटी कंसेप्ट, है ना। ड्राइंग को कैपिटल में से लेस कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है? एंटिटी कंसेप्ट।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कैपिटल पर कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग दिया जाता है, एंटिटी कंसेप्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाता है, एंटिटी कंसेप्ट। तो ये यहाँ से क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, मुद्रा मापन संकल्पना यानी कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। यदि हम मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की बात करें तो ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है और ये क्या कहता है कि इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन में केवल मौद्रिक व्यवहारों का ही क्या किया जाता है, लेखा किया जाता है। यानी कि हम अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें क्या हो, मनी में मेज़र करना क्या हो, पॉसिबल हो। अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिन्हें मनी में मेज़र करना क्या हो, पॉसिबल हो। बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस के अंदर जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन हर ट्रांजैक्शंस को आप मनी में मेज़र नहीं कर सकते। तो ये संकल्पना या ये कंसेप्ट ये कहता है कि लेखांकन केवल उन्हीं व्यवहारों का, अकाउंटिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस की जाएगी जिन्हें मनी में मेज़र करना पॉसिबल हो। तो देखिए अब मैं क्या हूँ, प्रबंधकों की कार्यकुशलता, ये व्यवसाय के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या आप इसको मनी में मेज़र कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। उसी तरह मैं कहूँ गीता को टाइपिस्ट नियुक्त किया, अब ये एक व्यवहार है ना, क्या आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि हालांकि ये बिजनेस में हो रहे हैं, ये व्यवहार बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मजदूरों ने हड़ताल कर दी, मजदूरों ने हड़ताल की, जिसके कारण नुकसान होने की संभावना है, नुकसान होने की संभावना है। अब ये सब चीज़ें बिजनेस के अंदर अपना महत्व रखती हैं, लेकिन इनको मनी में मेज़र किया जा सकता है क्या? इनको मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो मुद्रा मापन संकल्पना या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट जो है वो क्या कहता है? ये कहता है कि अकाउंट्स में केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक के अंदर रिकॉर्ड करना है जिनको आप मनी में मेज़र कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब जैसे क्वेश्चन बन गया कि लेखांकन में केवल उन्हीं व्यवहारों को पुस्तकों में दर्ज किया जाता है जिनका मुद्रा में मापन संभव है, कौन सी अवधारणा के अनुसार? तो आपका आंसर होगा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। आपका आंसर क्या होगा? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, निरंतरता की अवधारणा, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। आपका नेक्स्ट क्या है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी कि निरंतरता की अवधारणा। इस संकल्पना के अनुसार यह माना जाता है कि व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा, व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा, यानी कि व्यवसाय जो है भविष्य में चलता ही रहेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सी अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा, तो वो हमारा आंसर होगा
निरंतरता की संकल्पना या अवधारणा। इसी संकल्पना के आधार पर व्यवसाय में स्थायी संपत्तियां खरीदी जाती हैं। इसी संकल्पना के आधार पर व्यवसाय में क्या खरीदी जाती हैं? स्थायी संपत्तियां यानी कि फिक्स्ड असेट खरीदी जाती है, क्योंकि फिक्स्ड असेट को खरीदने के पीछे मेन रीज़न क्या होता है? लॉन्ग टर्म तक उनका कंजम्पशन करना। तो फिक्स्ड असेट जो है वो व्यवसाय के अंदर इसी संकल्पना के आधार पर खरीदी जाती हैं। इसी संकल्पना के आधार पर परिसंपत्तियों का चालू व स्थायी में वर्गीकरण करते हैं, यानी कि हम असेट्स को फिक्स्ड असेट्स और करंट असेट में इसी अवधारणा या कंसेप्ट के अनुसार क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं और डेप्रीशिएशन लगाते हैं। किस पर? स्थायी संपत्तियों पर। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास कौन सी अवधारणा के अनुसार लगाया जाता है? तो अपना आंसर होगा निरंतरता की संकल्पना। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसी संकल्पना के अनुसार पूर्वदत्त व्ययों को बैलेंस शीट की संपत्ति पक्ष यानी कि असेट साइड में दिखाया जाता है। दीर्घकालीन ऋण इसी अवधारणा पर दिए जाते हैं, यानी कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो लॉन्ग टर्म लोन बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं वो इसी कंसेप्ट के कारण करते हैं, तथा अंश और ऋण पत्रों का क्रय भी इसी संकल्पना के आधार पर किया जाता है। यानी कि शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर जो हैं वो इसी के कारण कंपनी के डिबेंचर्स और शेयर्स में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। तो हमको बेसिकली जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से समझना है, देखो अगर मैं आपको ये तीनों अवधारणाएं जो हैं, यदि मैं आपको ये तीनों अवधारणाएं बहुत ही शॉर्ट के अंदर समझाऊं तो आप बिल्कुल इसको याद कर लेना। देखो मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवा रहा हूं यहाँ पर, जो आपसे एग्ज़ाम के अंदर क्या किए जा सकते हैं? पूछे जा सकते हैं। तो देखो अगर अपन बात करें फर्स्ट पॉइंट की, फर्स्ट अपन ने क्या पढ़ा? एंटिटी कंसेप्ट। क्या पढ़ा? एंटिटी कंसेप्ट। तो एंटिटी कंसेप्ट का क्वेश्चन जो हमसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है वो पहले ये पूछा जा सकता है कि भाई ऐसी कौन सा कंसेप्ट है जो बिज़नेस और बिज़नेस के ऑनर को सेपरेट एंटिटी ट्रीट करता है, तो वो एंटिटी कंसेप्ट है। तो अपन को यहाँ पे याद रखना है बिज़नेस और बिज़नेस एंड बिज़नेस ओनर, बिजनेस ओनर दोनों को अलग एंटिटी माना जाता है। बिजनेस एंड बिजनेस ओनर दोनों को क्या माना जाता है? अलग एंटिटी माना जाता है। इसके अलावा आप याद रख लो कैपिटल, कैपिटल को कहाँ दिखाया जाता है? इसी के कारण बैलेंस शीट की किस साइड में दिखाया जाता है? लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ड्राइंग्स को क्या किया जाता है? कैपिटल में से, ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस किया जाता है। ड्राइंग्स को कैपिटल में से क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको बेसिकली जो क्वेश्चन याद रखने हैं वो ये है कि भाई जो एंटिटी कंसेप्ट है, यानी कि जो अस्तित्व संकल्पना है, ये बिजनेस और बिजनेस ओनर दोनों को क्या मानती है? पृथक मानती है। कैपिटल को बिजनेस के लिए क्या माना जाता है? लायबिलिटी माना जाता है और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है। ड्राइंग्स को कैपिटल में से इसी अवधारणा के अनुसार घटाया जाता है। पूंजी पर ब्याज इसी अवधारणा के अनुसार दिया जाता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आहरण पर इसी अवधारणा के अनुसार लगाया जाता है। तो एक तो ये क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम में याद करके जाने हैं। फिर अपन ने बात करी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। किसकी बात करी? मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ओनली मनी में मेजर किए जा सकने वाले ट्रांजैक्शंस को ही, मनी में मेजर किए जाने वाले ट्रांजैक्शंस को ही अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक में रिकॉर्ड कर सकते हो जिसे आप मनी में मेजर कर सकते हो। थर्ड अपन ने पढ़ा गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। यदि मैं इसकी बात करूं, है ना, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट यानी कि निरंतरता की अवधारणा। व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा। व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा, ऐसा कौन सी अवधारणा के अनुसार माना जाता है? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कि व्यवसाय जो है दीर्घ काल तक चलता रहेगा। आप जो फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हो वो इसी अवधारणा के अनुसार की जाती हैं। फिक्स असेट को किस अवधारणा के अनुसार परचेज किया जाता है? इसी अवधारणा के अनुसार। और फिक्स्ड असेट्स के ऊपर हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो इसी अवधारणा के अनुसार क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हमें प्रोवाइड कराई जाती है वो इसी अवधारणा के अनुसार हमें प्रोवाइड कराई जाती है। शेयर्स और डिबेंचर्स के अंदर जो शेयर होल्डर और डिबेंचर होल्डर्स इन्वेस्ट करते हैं वो इसी अवधारणा के अनुसार करते हैं। यानी कि दिमाग के अंदर आप ये चीज़ें बैठा लो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। अब चाहे वो एंटिटी कंसेप्ट का आए, मनी मेजर कंसेप्ट का आए या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का आए, जिसमें से देखो ये तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई ये कंसेप्ट क्या कहता है? व्यवसाय दीर्घ काल तक चलता रहेगा। इसी कंसेप्ट के कारण हम व्यवसाय के अंदर स्थायी संपत्तियों को खरीदते हैं, उन पर मूल्यह्रास लगाते हैं। जो बड़े बड़े बैंक हैं, वित्तीय संस्थान हैं, वो हमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसी अवधारणा के कारण देते हैं। जो शेयर होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर हैं,
वो कंपनी के अंदर जो इन्वेस्ट है वो इसी कंसेप्ट के कारण करते हैं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या है कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड किया जा सकता है जिसको मनी में मेज़र किया जा सकता हो। जिस ट्रांजैक्शन को मनी में मेज़र नहीं कर सकते उसे अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एंटिटी कंसेप्ट दोनों को अलग अलग मानता है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो व्यवहार हैं वो इन्हीं के इसी अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, लेखांकन अवधि संकल्पना, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अब ये क्या है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है? इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय की स्थिति की जानकारी उसमें हित रखने वालों को समय समय पर दी जानी चाहिए। क्या की जानी चाहिए? यानी कि व्यवसाय के अंदर जो भी हित रखने वाले लोग हैं उनको समय समय पर व्यवसाय की क्या करनी चाहिए, सूचना देनी चाहिए कि भाई व्यवसाय जो है घाटे में जा रहा है या व्यवसाय फायदे में जा रहा है। यानी कि जो भी व्यवसाय में हित रखने वाले पक्ष हैं वो ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअल में जो बिज़नेस है उसकी पोजीशन क्या है, बिज़नेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो वो जानना चाहते हैं। तो बिज़नेस का ये दायित्व है, बिज़नेस की ये लायबिलिटी है कि वो उनको क्या करे, ये इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद क्या की जाए, उनको दी जाए। तो यह लेखा अवधि सामान्यतः 1 वर्ष मानी गई है। यानी कि जो हम फाइनेंशियल ईयर का जो कंसेप्ट है वो इसी अवधारणा के अनुसार क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए कि भाई ये अवधारणा क्या कहती है कि जो भी व्यवसाय में हित रखने वाले लोग हैं उनको समय समय पर व्यवसाय की सूचना देनी चाहिए। अब वो समय कितना होना चाहिए, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, कितने साल बाद उनको ये सूचना देनी चाहिए? तो इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर हम लोगों ने क्या किया है, ये समय जो निर्धारित किया है वो किया है 1 वर्ष। कितना निर्धारित किया है? 1 वर्ष। कि भाई हम 1 वर्ष के बाद आपको क्या करेंगे, ये सूचनाएं देंगे, जो भी सूचना आप व्यवसाय के संबंध में जानना चाह रहे हो। और ये समय हमने 1 वर्ष निर्धारित कर दिया। अब 1 वर्ष कहाँ से स्टार्ट होगा और कहाँ पर ख़त्म होगा, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो अगर हम अपने भारत की बात करें तो वर्तमान में आयकर प्रावधानों के अनुसार वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रखना अनिवार्य कर दिया गया है। यानी कि जो वित्तीय वर्ष का जो कंसेप्ट है, हम जो लोग अकाउंट्स मेंटेन करते हैं वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक करते हैं, है ना। यानी कि हम कैलेंडर ईयर को फॉलो नहीं करते, हम जो फाइनेंशियल ईयर मानते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का मानते हैं। कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग? इस वाले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई व्यवसाय में हित रखने वाले लोगों को आप जो है एक निश्चित समय के बाद सूचनाएं उपलब्ध कराओ, और ये सूचनाएं जो हैं उनको उपलब्ध कराना अनिवार्य है। तो हमने इस संकल्पना को ध्यान में रखते हुए इस समय को निर्धारित किया 1 वर्ष। और हमारे भारत में ये जो 1 वर्ष है वो कहाँ से शुरू होकर कहाँ पर जो है ख़त्म होता है, यह 1 वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो हमारे देश के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर माना जाता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। यानी कि जो लेखे हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के यानी कि इस वित्तीय वर्ष के आधार पर जो है रखे जाते हैं। और ये कौन सी संकल्पना के अनुसार है? लेखांकन अवधि संकल्पना, यानी कि अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट।
अब एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि हमारे देश के अंदर वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है, कौन सी संकल्पना के अनुसार? तो आपका आंसर होगा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। आपका आंसर क्या होगा? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए, लागत संकल्पना या ऐतिहासिक लागत संकल्पना, या अपन शॉर्ट में कहेंगे कॉस्ट कंसेप्ट। क्या कहेंगे? कॉस्ट कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट क्या कहता है कि आप जो भी असेट खरीद रहे हो, चाहे वो चल संपत्ति हो या वो अचल संपत्ति हो, यानी कि चाहे वो करंट असेट हो चाहे वो फिक्स्ड असेट हो, हमेशा जो है उनका जो लेखा है वो लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही करना चाहिए। किस पर करना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पर करना चाहिए। यानी कि जब भी हम कोई चल या अचल संपत्तियां खरीदते हैं तो हम पुस्तकों में सर्वप्रथम उसको उसके लागत मूल्य पर दर्ज करते हैं। किस पर दर्ज करते हैं? लागत मूल्य पर। तो इस संकल्पना के अनुसार चल व अचल संपत्तियों का लेखा उनके लागत मूल्य पर किया जाना चाहिए। तो जो भी हम असेट खरीद रहे हैं, चाहे वो करंट असेट खरीद रहे हैं या फिक्स्ड असेट खरीद रहे हैं, तो जब भी हम फिक्स्ड असेट या करंट असेट को क्या करते हैं? परचेस करते हैं, तो हम क्या करते हैं? कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? उसको हमारी अकाउंटिंग बुक्स में क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो लेखा जो है वो किस पर करना चाहिए? कॉस्ट प्राइस पर करना चाहिए। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हमने एक मशीन खरीदी। क्या खरीदी? मशीन खरीदी। कितने की? 1 लाख रुपए की। हमने स्थापना पर व्यय किए, स्थापना पर व्यय किए 10,000 रुपये। कितने व्यय किए? 10,000 रुपये। तो हमने एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की और उसकी स्थापना पर व्यय किए 10,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे? हम जनरल एंट्री क्या करेंगे? हम एंट्री करेंगे मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,10,000 रुपीज़। तो हम क्या करेंगे? हमने 1 लाख और 10,000 को क्या करा? जोड़ दिया, यानी कि मशीन का लागत मूल्य कितना है? 1,10,000 रुपये। तो हमने ये एंट्री जो करी, हमने क्या करा? मशीन को जो लागत मूल्य पर दिखाया वो कौन सी अवधारणा के अनुसार दिखाया? लागत अवधारणा या लागत संकल्पना या कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमने ये एंट्री की है और हम यही एंट्री करते हैं। तो ऐसी एंट्री करने के पीछे जो आधार है वो कौन सी संकल्पना है? वो है लागत संकल्पना। नेक्स्ट देखिए, द्विपक्षीय संकल्पना। ये संकल्पना क्या कहती है कि भाई हर व्यवहार के 2 पक्ष होते हैं। हर व्यवहार के क्या होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। यह संकल्पना द्विपक्षीय लेखा पद्धति का क्या है? आधार है। यानी कि जो हम वर्तमान में डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, यह संकल्पना इस सिस्टम का क्या है? आधार है। इस संकल्पना के अंतर्गत प्रत्येक व्यवहार का 2 खातों पर क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। यानी कि एक खाता डेबिट होता है तो दूसरा खाता क्या होता है? क्रेडिट होता है। डेबिट व क्रेडिट का योग हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इस संकल्पना को लेखांकन समीकरण में इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है: असेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो यानी कि जो लेखांकन समीकरण अभी अपन आगे पढ़ने वाले हैं, वो क्या लेखांकन समीकरण क्या कहता है कि व्यवसाय की जितनी भी संपत्तियां हैं वो उसकी पूंजी और देयताओं की क्या होती है? बराबर होती है।
तो अपन जब इसको पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे कि भाई वाकई में एक व्यवहार का जो प्रभाव है वो दो पक्षों पर पड़ता है। एक पक्ष डेबिट होता है, एक पक्ष क्रेडिट होता है। अब मैं यदि एग्ज़ाम की बात करूं कि एग्ज़ाम में से इस कंसेप्ट से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान रखना एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि लेखांकन समीकरण का आधार कौन सी संकल्पना है। तो हमारा आंसर होगा द्विपक्षीय संकल्पना। लेखांकन समीकरण इसी संकल्पना पर क्या है, आधारित है। या फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक व्यवहार का प्रभाव दो पक्षों पर पड़ता है, कौन सी संकल्पना के अनुसार, द्विपक्षीय संकल्पना के अनुसार। या हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई द्विपक्षीय लेखा पद्धति या डबल एंट्री सिस्टम का आधार कौन सी संकल्पना है, द्विपक्षीय संकल्पना। और इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्या कहते हैं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहते हैं। और ये संकल्पना क्या कहती है कि भाई एक व्यवहार का प्रभाव दो खातों पर पड़ता है, एक खाता डेबिट होता है तो एक खाता क्रेडिट होता है। डेबिट और क्रेडिट का योग हमेशा बराबर होता है। लेखांकन समीकरण जो है वो इसी संकल्पना पर आधारित है। दोहरा लेखा पद्धति भी इसी संकल्पना पर क्या है, आधारित है। आगे देखिए, आगम मान्यता संकल्पना। क्या, आगम मान्यता संकल्पना। जब तक आप इसको पढ़िए कि मैं पानी पी लूं। हाँ, अब देखिए आगम मान्यता संकल्पना यानी कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार आगम को पुस्तकों में तब तक नहीं लिखना चाहिए जब तक उस पर विधि सम्मत अधिकार प्राप्त ना हो जाए। जब तक उस पर क्या ना हो जाए, विधि सम्मत अधिकार प्राप्त ना हो जाए। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपको एक लॉजिक समझाना चाहूँगा। वो ये है कि सपोज़ कीजिए किसी ने मुझे फ़ोन किया कि भाई हम आपसे 1 लाख रुपए का माल ख़रीदना चाहते हैं। और मैंने कहा ठीक है कि भाई आप आ जाइए दुकान के ऊपर और हम आपको माल दे देंगे। लेकिन अब क्या मैं इस जो मेरी ये बात टेलीफोन पर हुई, क्या मैं इसको आगम मानकर या रेवेन्यू मानकर बुक्स में रिकॉर्ड कर सकता हूँ? क्या नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अभी वो मेरी दुकान पर आए नहीं हैं और मैंने उनको माल दिया नहीं है। लेकिन सपोज़ करो वो मेरी दुकान पर आ गए, हमारे बीच में बात हो गई और हमने वो माल उनको दे दिया। जब सुपुर्दगी हो गई माल की, अब मेरा उसके ऊपर क्या हो चुका है, विधि सम्मत अधिकार हो चुका है, क्योंकि मैं उससे 1 लाख रुपए मांगने का हक रखता हूं, क्योंकि मैंने उनको माल की सुपुर्दगी कर दी है। तो यहाँ पर मेरा क्या हो चुका है, विधि सम्मत अधिकार हो चुका है। अब मैं इसको सेल्स मानकर क्या कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ। अब सपोज़ कीजिए वो फर्म जो भी थी, मैं उसका नाम मान लेता हूँ कि जेड लिमिटेड। मैंने जेड लिमिटेड से पहले मेरी बात हुई थी, लेकिन तब मैंने माल की सुपुर्दगी उनको नहीं की थी, हमारे बीच में सौदा पक्का नहीं हुआ था, तो मैं उसको रेवेन्यू मानकर रिकॉर्ड नहीं कर सकता। लेकिन जब वो मेरी दुकान पर आ गए, मैंने उनको माल की सुपुर्दगी कर दी, तो अब मेरा उसके ऊपर क्या है, विधि सम्मत अधिकार हो चुका है। यानी कि अब मैं एंट्री कर सकता हूँ जेड लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट। ये इसका कहने का मतलब है कि आपको किसी भी इनकम को बुक्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक आपका उसके ऊपर लीगल राइट ना हो जाए। आपको किसी भी इनकम को इनकम मानकर तब तक बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए जब तक आपका उसके ऊपर लीगल राइट नहीं हो जाए। तो ये इस कंसेप्ट का कहना है। नेक्स्ट देखिए, आगम व्यय मिलान संकल्पना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछी जाती है। इस संकल्पना के अनुसार लाभ हानि खाते में वर्ष विशेष के आगमों को लिखा जाता है, चाहे उनके बदले रोकड़ मिली या नहीं, तथा वर्ष विशेष के व्ययों को लिखा जाता है, चाहे रोकड़ भुगतान हुआ या नहीं। इससे वर्ष विशेष की लाभ अथवा हानि की गणना हो जाती है। तो देखो, एक्चुअल में ये कंसेप्ट क्या कहता है कि जो फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, जो फाइनेंशियल ईयर की इनकम है, उसको फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस से क्या करना है, मैच करना है। अगर आप ऑल इनकम्स जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हैं और ऑल एक्सपेंसेस जो फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड हैं, अगर आप ऐसा करते हो, यानी कि आप फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ऑल इनकम को और फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड ऑल एक्सपेंसेस को अकाउंटिंग बुक्स के अंदर दिखाते हो या एडजस्ट करते हो, तो ही आप क्या कर सकते हो, सही प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। यानी कि मैचिंग कंसेप्ट ये कहता है कि हमें फाइनेंशियल ईयर की इनकम, चाहे वो हमें रिसीव्ड हुई हो या नहीं हुई हो, हमें फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस, चाहे वो हमने पेड किए हों या नहीं किए हों, हमें उन दोनों को आपस में मैच करना क्या है, ज़रूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, हम करंट ईयर के सही प्रॉफिट और सही लॉस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम और अर्नड इनकम, इनको क्या करते हैं, इनकी एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो करते हैं। क्योंकि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई मैचिंग कंसेप्ट का मतलब क्या, आप फाइनेंशियल ईयर के जितने भी इनकम हैं, फाइनेंशियल ईयर की जितनी भी इनकम है, चाहे वो आपको रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है, फाइनेंशियल ईयर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं, चाहे आपने उनको पेड किया है या नहीं किया है, आपको इन दोनों को मैच करना ज़रूरी है। और यदि आप इन दोनों को मैच करोगे तभी आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट और लॉस को क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। इसीलिए इसी अवधारणा के अनुसार हम क्या करते हैं, इनकी एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए कि सर कि बताइए अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का जो समायोजन है वो कौन सी अवधारणा या कौन सी संकल्पना के अनुसार किया जाता है, तो आपका आंसर होगा मैचिंग कंसेप्ट या आगम व्यय मिलान संकल्पना, आगम व्यय मिलान। क्योंकि आगम का व्ययों से मिलान करना क्या है, ज़रूरी है। इसीलिए इसी अवधारणा के कारण हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अर्नड इनकम का एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट्स बनाते समय करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात,
अंतिम स्टॉक को इसी अवधारणा के अनुसार स्थिति विवरण में दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ध्यान रखिएगा, यानी कि हम जो क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं वो भी इसी अवधारणा के अनुसार करते हैं। वो भी क्योंकि वही वाली बात, अगर हम क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करेंगे तो क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस ढंग से आइडेंटिफाई नहीं होगा और हमें क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में भी दिखाना पड़ता है। तो एग्ज़ाम के अंदर यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट की असेट साइड में कौन सी अवधारणा के अनुसार दिखाया जाता है, तो वो है मैचिंग कंसेप्ट। या फिर आप शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हो कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, क्लोजिंग स्टॉक, इनकी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो इसी अवधारणा के अनुसार की जाती है। और क्यों की जाती है, ताकि करंट ईयर की रेवेन्यू को करंट ईयर के एक्सपेंसेस से क्या किया जा सके, मैच किया जा सके। नेक्स्ट देखिए, उपार्जन संकल्पना बिल्कुल सेम है। मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट दोनों बिल्कुल सेम है। पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का समायोजन इसी संकल्पना के आधार पर किया जाता है। एक्चुअल में अकाउंटिंग के दो बेस होते हैं, अभी अपन आगे जाकर पढ़ेंगे। एक होता है कैश बेस और एक होता है अक्रूवल बेस। अक्रूवल बेस ये मानता है कि भाई जैसे अभी अपन ने पढ़ा था कि आपको किसी आय को तभी आय मानना है जब आपका उसके ऊपर लीगल राइट हो जाए। तो जो उपार्जन आधार होता है या अक्रूवल बेस होता है, उसके अंदर अकाउंटिंग इस बेस पर की जाती है, कैश बेस पर नहीं की जाती। यानी कि उसके अंदर चाहे ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट हो, उसको रिकॉर्ड किया जाता है ताकि क्या है, सही प्रॉफिट और लॉस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो मैचिंग अभी अपन उसके बारे में आगे बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो अक्रूवल बेस के कारण ही अक्रूवल कंसेप्ट आया है और ये अक्रूवल कंसेप्ट जो है किससे मैच करता है, मैचिंग कंसेप्ट से मैच करता है। किससे मैच करता है, मैचिंग कंसेप्ट से। और कई किताबों के अंदर कहा है कि भाई मैचिंग कंसेप्ट और अक्रूवल कंसेप्ट दोनों क्या है, सेम है। मैचिंग कंसेप्ट भी यही कहता है कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड का एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। अक्रूवल कंसेप्ट भी यही कहता है कि जो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड, अनअर्न्ड दोनों का, इन सब का एडजस्टमेंट किया जाना चाहिए। लेकिन अब बच्चे कहेंगे कि सर अगर ऑप्शन के अंदर दोनों ही लिखे हुए आ जाएं तो सही किसको करें। भाई ऑप्शन के अंदर आ गया मैचिंग कंसेप्ट भी लिखा हुआ आ गया और ऑप्शन के अंदर अक्रूवल कंसेप्ट भी लिखा हुआ आ गया और क्वेश्चन है कि भाई बताइए, अदत्त व्यय, पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित आय, अनुपार्जित आय का समायोजन कौन सी अवधारणा के अनुसार किया जाता है। और ऑप्शन के अंदर यदि दोनों ही आ जाएं तो फिर किस पर निशान लगाएं, तो फिर हमें अक्रूवल कंसेप्ट पर निशान लगाना है, क्योंकि ये इनके ज़्यादा नज़दीक हैं, है ना। भाई मैचिंग कंसेप्ट तो क्या कहता है कि भाई सभी वित्तीय वर्ष की आयों का वित्तीय वर्ष के व्ययों से मिलान होना चाहिए और ये करने के लिए हमें जो भी आवश्यक हो वो करना चाहिए। लेकिन वो डायरेक्टली पूर्वदत्त व्यय, अदत्त व्यय और उपार्जित आय, अनुपार्जित आय की बात नहीं करता, जबकि अक्रूवल कंसेप्ट तो बना ही इसीलिए है ना। किसके लिए बना है, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनअर्न्ड के लिए बना है। और क्वेश्चन यदि डायरेक्ट ही ये पूछा जा रहा है कि खातों के अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम का एडजस्टमेंट जो है
कौन से कंसेप्ट के अकॉर्डिंग किया जाता है, तो फिर हमारा आंसर होगा अक्रूवल कंसेप्ट। क्या होगा? अक्रूवल कंसेप्ट। तो ध्यान रखिएगा। तो मैचिंग और अक्रूवल दोनों लगभग क्या है, 99% सेम है, लेकिन इनमें अगर डायरेक्टली क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आ जाए तो आपको अक्रूवल कंसेप्ट के ऊपर क्या करना है, टिक करना है। नेक्स्ट देखिए, वस्तुनिष्ठता की संकल्पना यानी कि ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। इस संकल्पना के अंतर्गत लेन देन का लेखा वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति या लेखाकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बहुत यही इसके अंदर जो है याद करने वाली बात है, यानी कि लेखांकन करते समय पक्षपात को नहीं अपनाना चाहिए, व्यक्तिगत राय को नहीं अपनाना चाहिए। लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक लेन देन को उसके स्रोत प्रलेख या प्रमाणक द्वारा सत्यापित किया जा सके। यानी कि ये साफ कह रहा है कि भाई अकाउंटिंग जो है वो वाउचर्स के बेसिस पर करनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर या पक्षपात को अपनाकर या व्यक्तिगत राय को अपनाकर, है ना, अपने मन से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भाई इससे व्यवसाय में हित रखने वाले लोगों का क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इस संकल्पना के अंतर्गत लेन देन का लेखा वस्तुनिष्ठ प्रकार से करने की अपेक्षा की जाती है। लेखांकन किसी प्रभावशाली व्यक्ति या लेखाकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये संकल्पना ये कहती है कि जो भी लेखांकन कर रहे हो वो स्रोत प्रलेख या प्रमाणक के आधार पर करो, किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर मत करो। नेक्स्ट, समानुरूपता या संगतता की संकल्पना यानी कि कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय को विभिन्न वर्षों में समान लेखा नीतियों एवं सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यानी कि आपने फर्स्ट टाइम जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स फॉलो किए थे उन्हीं को आपको कंसिस्टेंटली हर साल क्या करना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। यानी कि अगर आपने फर्स्ट ईयर WDV मेथड से क्या काटा है, डेप्रीशिएशन काटा है, यानी कि आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से अगर डेप्रीशिएशन काटा है तो आपको इसी मेथड को क्या करना चाहिए, आगे कंटिन्यू करना चाहिए। ये नहीं कि आप एक साल WDV यूज़ कर रहे हो, एक साल आप SLM यूज़ कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि इससे क्या होगा कि आप जो इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड करा रहे हो अपने यूज़र्स को वो सही नहीं होगी और इससे आपके अकाउंट के जो रिज़ल्ट हैं उनको भी क्या होगा, उन पर भी क्या पड़ेगा, इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय को विभिन्न वर्षों में समान लेखा नीतियों एवं सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यानी कि एक बार जो आप अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स अप्लाई कर देते हो, आपको वही पॉलिसीज़ और प्रिंसिपल्स को आगे के वर्षों में कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जब तक कि इसको बदलना अनिवार्य नहीं हो जाए। भाई सपोज करो आगे चलकर गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि भाई WDV के अनुसार डेप्रीशिएशन नहीं काटा जाएगा, डेप्रीशिएशन SLM के अनुसार काटा जाएगा, यानी कि स्थायी किस्त विधि के अनुसार काटा जाएगा। भाई तब तो आपको बदलना ही पड़ेगा क्योंकि सरकार के ही आदेश आ गए। लेकिन जब तक ऐसा करना जरूरी नहीं है तब तक आपको बदलना नहीं चाहिए। यानी कि जो भी आप नीतियाँ और सिद्धांत
एक बार अपना लेते हो, आपको उन्हीं के अनुसार लेखांकन को आगे करते रहना चाहिए। आपको बीच बीच में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को, प्रिंसिपल्स को चेंज नहीं करना चाहिए, और तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि ऐसा करना आपके लिए कंपलसरी ना हो जाए। ऐसा इस सिद्धांत का मानना है। फिर देखिए नेक्स्ट है पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना, यानी कि फुल्ली डिस्क्लोजर कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बना हुआ भी है। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय के वित्तीय मामलों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट कर देनी चाहिए। इसी संकल्पना के कारण लेखांकन प्रविष्टि के साथ सारांश यानी कि नरेशन, हम जर्नल एंट्री के नीचे जो नरेशन लिखते हैं वो इसी संकल्पना के अनुसार लिखते हैं। इसी संकल्पना के कारण संदिग्ध दायित्वों यानी कि कंटिंजेंट लायबिलिटी को चिट्ठे के नीचे टिप्पणी यानी कि फुट नोट के रूप में दिखाया जाता है। भाई पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना ये कहती है कि आपको कोई भी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाना नहीं चाहिए। किससे नहीं छुपाना चाहिए? उपयोगकर्ताओं से छुपाना नहीं चाहिए। अगर वो सूचना महत्वपूर्ण है तो आपको उसको खातों में दिखाना चाहिए, कोई भी बात आपको छुपानी नहीं चाहिए। तो जर्नल एंट्री करते वक्त जो हम नीचे नरेशन लिखते हैं वो इसी अवधारणा के अनुसार लिखते हैं। हम कंटिंजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट के नीचे फुट नोट के रूप में इसी अवधारणा के अनुसार दिखाते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो होती हैं जो भविष्य में पैदा हो भी सकती हैं और नहीं भी। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जर्नल एंट्री के नीचे नरेशन या संदिग्ध दायित्वों को चिट्ठी के नीचे फुट नोट के रूप में कौन सी अवधारणा के अनुसार दिखाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा पूर्ण प्रस्तुतिकरण की संकल्पना यानी कि फुल्ली डिस्क्लोजर कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए रूढ़िवादिता की संकल्पना मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस संकल्पना यानी कि इसे अपन कहते हैं कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कंजर्वेशन या कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। इस संकल्पना के अनुसार व्यवसाय की आय का ब्यौरा बनाते समय सावधानी रखनी चाहिए कि व्यवसाय का लाभ अनावश्यक रूप से बढ़ा हुआ नहीं दिखे। अनावश्यक रूप से लाभ जो है बढ़ा हुआ नहीं दिखे। इसी संकल्पना के अंतर्गत समस्त लाभों का लेखा पुस्तकों में तब तक नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अर्जित ना हो, लेकिन हानियों की संभावना हो तो उसके लिए पर्याप्त प्रावधान करना चाहिए। देखो यही क्वेश्चन प्रोविजंस जो हैं हम बनाते हैं वो कौन सी संकल्पना के अनुसार बनाते हैं, यानी कि व्यवसाय में होने वाली हानियों के लिए या संभावित हानियों के लिए प्रावधान बनाने की जो परमिशन है, प्रोविज़न बनाने की जो परमिशन है वो हमें इसी संकल्पना के अनुसार दी गई है। वो हमें इसी संकल्पना के अनुसार दी गई है। तो ध्यान रखना, हम जो PFBD प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, हम जो PFDD प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, हम जो प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन, वो इसी संकल्पना के अनुसार बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अपन लोगों डूबत ऋण के लिए आयोजन, बट्टे के लिए आयोजन और मूल्यह्रास के लिए जो आयोजन हम बनाते हैं वो इसी संकल्पना के अनुसार बनाते हैं, क्योंकि ये संकल्पना ये कहती है कि यदि आपको लगता है कि भविष्य में आपको हानि होने की संभावना है तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, प्रावधान बना सकते हो। ये संकल्पना रूढ़िवादी है और ये हमको परमिशन देती है कि हम प्रावधान बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
अब देखो इसी संकल्पना के अनुसार मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टॉक का मूल्यांकन लागत मूल्य या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। अब मैंने बताया भी है आप लोगों को, है ना, कि हमें अगर क्वेश्चन के नीचे क्लोजिंग स्टॉक की, जब हम अंतिम खाते बनाते हैं और हमें क्लोजिंग स्टॉक की बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन हो, तो हम क्लोजिंग स्टॉक को अंतिम खातों में उस मूल्य पर दिखाते हैं जो कम हो। यानी कि अगर बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी है तो हम उस प्राइस के ऊपर दिखाते हैं जो कम होता है। डूबत ऋण व संदिग्ध ऋणों तथा बट्टे के लिए प्रावधान इसी संकल्पना के अनुसार बनाया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। विनियोगों के मूल्य में होने वाले उतार चढ़ाव के लिए कोष का निर्माण, यानी कि जो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं वो भी इसी के अनुसार। देखो PFBD, PFDD, PFD यानी कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर, ये जितने भी प्रावधान हम बनाते हैं डूबत ऋण के लिए, बट्टे के लिए, मूल्यह्रास के लिए, वो इसी संकल्पना के अनुसार बनाते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हम इसी संकल्पना के अनुसार बनाते हैं। और अंतिम स्टॉक का यदि हमें दो मूल्य दे रखे हैं, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों गिवन हैं, तो इन दोनों में से जो कम होगा उसी मूल्य के ऊपर हम अंतिम स्टॉक को खातों में दिखाते हैं इसी अवधारणा के अनुसार। अमूर्त संपत्तियों का अपलेखन, अमोर्टाइजेशन, अपलेखन का मतलब अमूर्त संपत्तियां यानी कि इंटेंजिबल असेट्स, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इनका अमोर्टाइजेशन हम इसी के अनुसार करते हैं। मूल्यह्रास क्रमागत ह्रास विधि से काटा जाता है। देखो मूल्यह्रास के लिए एक अवधारणा और आई थी और वो थी निरंतरता की अवधारणा, कि निरंतरता की अवधारणा के अनुसार ही स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास लगाया जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास क्रमागत ह्रास विधि से कौन सी अवधारणा के, अगर विधि का नाम लिखकर क्वेश्चन आ जाए, विधि का नाम लिखा हुआ आ जाए क्वेश्चन के अंदर कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास क्रमागत ह्रास विधि से किस अवधारणा के अनुसार काटा जाता है, तो आपका आंसर होगा रूढ़िवादिता वाली संकल्पना। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास कौन सी अवधारणा के अनुसार लगाया जाता है, तो आपका आंसर होगा निरंतरता की अवधारणा। अगर क्वेश्चन में विधि का नाम लिखकर आ जाए तो आपको ये वाली संकल्पना लगानी है, और केवल मूल्यह्रास लिखा हुआ आए तो आपको क्या लगाना है, निरंतरता की अवधारणा। इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना कि क्रमागत ह्रास विधि से संपत्तियों पर मूल्यह्रास कौन सी विधि से काटा, कौन सी अवधारणा के अनुसार काटा जाता है, तो आपका आंसर होगा रूढ़िवादिता की संकल्पना यानी कि कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। क्या होगा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और केवल ये लिखा हुआ आ जाए कि स्थायी संपत्तियों पर मूल्यह्रास कौन सी अवधारणा के अनुसार काटा जाता है, तो आपका आंसर होगा निरंतरता की अवधारणा यानी कि गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। क्लियर हो गई बात? बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम के अंदर ये सब आपको याद होना चाहिए। एग्ज़ाम में डेफिनेटली जो है यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और देखो आयकर अधिनियम के अनुसार भी यही विधि मूल्यह्रास के लिए क्या है, मान्य है। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसियों को चुकाए गए प्रीमियम पर ना दिखाकर समर्पण मूल्य यानी कि सरेंडर वैल्यू पर दिखाया जाता है। किस पर दिखाया जाता है, सरेंडर वैल्यू पर। यानी कि आज अगर जीवन बीमा पॉलिसी को कंपनी को दे दिया जाए तो आज क्या वैल्यू मिलेगी,
उस वैल्यू के ऊपर उनको दिखाया जाता है। और पार्टनरशिप के अंदर होता है ऐसा, है ना। तो संयुक्त जॉइंट लाइफ पॉलिसी को आप क्या करते हो, सरेंडर वैल्यू पर इसी अवधारणा के अनुसार दिखाते हो। ऋण पत्रों के शोधन पर दी जाने वाली क्रय ब्याजी का निर्गमन के समय ही प्रावधान करना, यानी कि हम डिबेंचर्स के ऊपर जो भी डिबेंचर्स की रिडम्पशन के समय जो भी हम प्रीमियम देते हैं, है ना, उसके लिए हम पहले से ही डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व DRR जो बनाते हैं वो इसी अवधारणा के अनुसार बनाते हैं। तो भाई ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी और ये धीरे धीरे आपको समझ में आएंगी जब आप आगे की तरफ पढ़ोगे। क्योंकि अभी अगर अपन एक एक कंसेप्ट को समझें कि भाई डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्या होता है ना, सरेंडर वैल्यू क्या होती है, तो ये बहुत डीप कंसेप्ट हो जाएगा। लेकिन अभी आपको केवल इतना याद रखना है इस अवधारणा को लेकर कि भाई हम क्लोजिंग स्टॉक को मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों में से जो कम है उस पर दिखाते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम जो PFBD बनाते हैं, PFDD बनाते हैं, PF प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम इंटेंजिबल असेट्स का जो अमोर्टाइजेशन करते हैं वो कौन सा, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम जो रिटर्न डाउन वैल्यू, क्रमागत ह्रास विधि का मतलब क्या होता है, रिटर्न डाउन वैल्यू से जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। हम जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी को सरेंडर वैल्यू पर दिखाते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। और हम जो DRR बनाते हैं, कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। तो ये आपको रटना है और एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और लास्ट देखिए, हाँ, महत्वपूर्णता की संकल्पना, सारता की संकल्पना। इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन में महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यानी कि अकाउंटिंग के अंदर हर बात को इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, केवल उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो हमारे डिसीज़न को क्या कर सकती हैं, प्रभावित कर सकती हैं। भाई छोटी से छोटी बातों को, एक एक चीज़ को रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सपोज़ करिए आप कोई फर्नीचर मेकिंग की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो वहाँ पर लकड़ी का मूल्य किलों के मूल्य से ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो लकड़ी के मूल्य को तो ज़रूर शामिल करना ज़रूरी है, लेकिन छोटी छोटी किलों के मूल्य को शामिल करना ज़रूरी नहीं है। तो ये कहता है कि आपके अकाउंटिंग के अंदर उन सूचनाओं का स्थान ज़्यादा होना चाहिए जो सामने वाले के निर्णय को प्रभावित कर सकती हैं। आप उन सूचनाओं को भी शामिल कर अपने अकाउंट्स को इतना डिस्क्रिप्टिव मत बनाओ कि आगे जाकर समस्या हो जाए। तो वही वाली बात यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है। इस संकल्पना के अनुसार लेखांकन में महत्वपूर्ण तथ्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कौन सा तथ्य महत्वपूर्ण है? यह व्यवसाय की प्रकृति, स्वामित्व, प्रबंध, आकार एवं नीतियों पर निर्भर करता है। यानी कि उन्हीं ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड करो जो इम्पॉर्टेंट है। हर ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। भाई आज व्यवसाय के अंदर छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। अगर अपन एक एक दो रुपये का हिसाब भी अगर खातों में लिखेंगे तो हमारे खातों का आकार अनावश्यक रूप से क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो उन चीज़ों को हमें इग्नोर करना चाहिए। हाँ, ये भी कह रहा है कि भाई हम 1 रुपये का हिसाब तो लिख रहे हैं और 100 रुपये का हिसाब नहीं लिख रहे, तो ये भी गलत है। तो वो हमको डिसाइड करना है कि हमको कौन से ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में जगह देनी है और कौन से ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग बुक्स में जगह नहीं देनी है। तो ये 14 जो हैं संकल्पनाएं हैं, कंसेप्ट हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछी
जा सकती हैं। मैंने एक एक संकल्पना को, एक एक कंसेप्ट को आप लोगों को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया है। और यहाँ पर आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको ये 14 के 14 जो हैं कंसेप्ट मानकर पढ़ाया। क्या मानकर पढ़ाया? कंसेप्ट। मैंने आपको पहले भी कहा कि भाई संकल्पना कहो, मान्यता कहो, अवधारणा कहो, है ना, सिद्धांत कहो, बात क्या है, एक ही है। लेकिन कई किताबों के अंदर क्या है कि थोड़ा सा एक अलग तरीके का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो डिस्क्रिप्शन क्या है। एक मिनट, है ना, वो डिस्क्रिप्शन क्या है मैं आपके सामने उसको क्लियर करना चाहूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या है कि भाई अपन कुछ कह नहीं सकते, कुछ सामने वाला कैसे क्या पूछ ले हमको इस बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे कि अपन बात करें इस अकाउंटिंग बुक की, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की बुक है और पहले चलती थी, खैर अभी तो एनसीईआरटी की बुक आ गई है। तो इसमें जो ये 11 यानी कि जो ये कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, क्या है? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है। तो इस किताब के अंदर जो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट है, इसको एक्चुअल में क्या है कि ये जो 11, एक तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक ये फुल्ली डिस्क्लोजर कंसेप्ट, एक कंजर्वेशन कंसेप्ट और एक ये आपका मटेरियलिटी कंसेप्ट जो है, यानी कि महत्वपूर्णता की जो संकल्पनाएं हैं, इनको कंसेप्ट की जगह क्या माना गया है? कन्वेंशंस माना गया है। क्या माना गया है? कन्वेंशंस माना गया है। तो आपको मैं यहाँ पर इसी चीज़ को कह रहा हूँ कि इस बुक के अंदर और भी कई बुकें हैं जिनके अंदर कंसेप्ट अलग है और कन्वेंशंस अलग हैं। तो आप एक चीज़ अपन कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे अपन ने अभी 14 पढ़े, कितने पढ़े? 14। उस 14 के अंदर 10 तो क्या है? कंसेप्ट, और 4 क्या है? कन्वेंशंस। 10 तो कंसेप्ट्स हैं और 4 क्या हैं? कन्वेंशन। ठीक है। तो कई किताबों के अंदर इन 14 के 14 को क्या माना गया है? कंसेप्ट माना गया है, या अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल माना गया है। और कई किताबों के अंदर इन 14 में से 10 को तो कंसेप्ट माना गया है और 4 को कन्वेंशन माना गया है ना। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये बात भी पता होनी चाहिए। कल को चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा है और कौन सी अवधारणा है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर पूछ लें कि कौन सी तो परंपरा है और कौन सी अवधारणा है। कई किताबें कहती हैं कि भाई अवधारणा ही है सारी की सारी, सारे कंसेप्ट हैं, ये कंसेप्ट है, मान्यता, संकल्पना, सिद्धांत, सबका मतलब अलग है। लेकिन अगर हमसे कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछ लें कि बताओ कौन सी तो अवधारणा है और कौन सी परंपरा है, तो हमारे सामने थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है ऐसे क्वेश्चन को लेकर। तो आपको ये 4 याद रखनी है। एक तो एक रूपता, एक रूपता, एक है पूर्ण प्रकटीकरण, पूर्ण प्रकटीकरण, मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा यहाँ पर। एक है आपके ये रूढ़िवादिता, और एक है महत्वपूर्णता।
महत्वपूर्णता। क्या है? महत्वपूर्णता। ये जो है इन चार को परंपराओं में काउंट किया गया है। किस में काउंट किया गया है? परंपराओं में। और इनको छोड़कर जो बाकी जो 10 हैं उनको कंसेप्ट माना गया है, यानी कि प्रिंसिपल माना गया है। कंसेप्ट को अपन प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, है ना। कंसेप्ट को अपन क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल भी कह सकते हैं, सिद्धांत। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहूँगा। अच्छा, एक रूपता का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी, फुल्ली डिस्क्लोजर, रूढ़िवादिता। क्या? रूढ़िवादिता। और मटीरियलिटी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एग्ज़ाम के अंदर। हालांकि भाई मैं सोचता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन कोई भरोसा नहीं है। वो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा है, कौन सी अवधारणा है छाटो। वो ये 3 परंपराएं लिखकर एक अवधारणा लिख दे, है ना, या फिर वो 3 अवधारणा लिखकर एक परंपरा लिख दे। तो वो आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सी परंपरा है, तो फिर आपको ये याद होना चाहिए। या फिर वो आपको पूछे कि बताओ इनमें से कौन सी अवधारणा है, तो भी आपको पता होना चाहिए। तो आप इन 4 को याद कर लो, तो बाकी की जो 10 हैं वो क्या मानी जाएंगी? अवधारणा मानी जाएंगी। और कई किताबों में ये 14 की 14 क्या मानी गई हैं? अवधारणा ही मानी गई हैं। 14 की 14 क्या मानी गई हैं? अवधारणा ही मानी गई हैं। तो भाई अलग अलग किताबों का अलग अलग नज़रिया है। तो लेकिन अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन के हर पहलू को अपन कवर करके चलेंगे। तो कई किताबों में ये 14 की 14 अवधारणा है, और कई किताबों में इन 14 में से 10 तो क्या है? अवधारणा, और 10 क्या है? और 4 क्या है? परंपरा। तो हम 4 परंपरा याद कर लेते हैं, 10 अवधारणा अपने आप रहेगी। और ये कंसेप्ट नहीं आता तो 14 की 14 ही क्या है? अवधारणा है। तो ये यहाँ पर जाकर अपन लोगों ने लेखांकन के सिद्धांत जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।